गुड मॉर्निंग बच्चों, अच्छे हैं आप लोग। तो क्लास 10 का आज एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो क्लास 10 का टॉप एक्सप्लेनेशन एसिड बेस सॉल्ट्स का हम लोग देखेंगे। और एक चीज आप लोगों को हम कहना चाहेंगे कि क्लास 10 का बहुत दिनों से चैप्टर्स अपलोड नहीं हो रहा था। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर चैप्टर्स अपलोड करिए, सिर्फ 1 मंथ बचा है। आप बिल्कुल मत परेशान होइए, सारे चैप्टर्स आपके 1 महीने के पहले भी अपलोड हो जाएंगे। मैथ और साइंस के सारे चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स आप लोगों के बचे हैं क्लास 10 के, तो वो प्लेलिस्ट में आपको 15-20 दिन के अंदर सारे चैप्टर्स आपको अपलोड किए हुए मिलेंगे। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, हम लोगों का डीजे क्लासेस आपके साथ है और सारे चैप्टर्स आपको अपडेटेड मिल जाएंगे। तो क्लास 10 का टॉप एक्सप्लेनेशन एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का हम लोग स्टार्ट किया जाए चैप्टर आज। और आप लोगों का बहुत थैंक्स कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर अच्छा पढ़ाया जा रहा है, बस आप पढ़ाते रहिए। तो बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। और आज का ये टॉपिक नंबर है 1। तो एसिड बेस सॉल्ट का टॉपिक नंबर 1 आज हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट किया जाए। सभी बच्चे अपना नोट्स जरूर बनाएंगे। सभी बच्चों से एक चीज हम कहना चाहेंगे कि आप लोग हर चैप्टर का नोट्स जरूर बनाइए, चैप्टर्स को बार बार रीड करिए, बार बार वीडियोस को देखिए, आपको सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशंस मिलेगा इस चैनल पे। तो क्लास 10 टॉप एक्सप्लेनेशन एसिड बेस सॉल्ट्स का टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट किया जाए। तो सभी बच्चों का कॉपी तैयार हो गया है, पेन निकाल लिए हैं, नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे कि देखो, हम लोग के अगल बगल में बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं और बहुत सारे कंपाउंड्स में अलग अलग कंपाउंड्स में कुछ में एसिड्स होते हैं, कुछ में बेसेस होते हैं और कुछ में सॉल्ट्स पाया जाता है। तो स्टार्ट किया जाए। तो देखो क्या लिखेंगे, सम कंपाउंड्स प्रेजेंट अराउंड अस, कंपाउंड्स प्रेजेंट अराउंड अस contains acids, base and salts। ठीक है, जो कंपाउंड्स हम लोग के अगल बगल में पाए जाते हैं, कुछ में एसिड्स होता है, कुछ में बेस होता है और कुछ में सॉल्ट्स होता है। ठीक है, तो एसिड्स जो है वर्ड जो है, पहले एसिड के बारे में जानते हैं हम लोग। तो एसिड इज द वर्ड, इज द लैटिन वर्ड, एसिड इज द लैटिन वर्ड विच comes from the word acidus acri, acidus acri। ठीक है, एसिड जो है ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है एसिडस एसरी, विच मीन्स सावर टेस्ट। तो एसिडस एसरी जो है वर्ड है जिसका मतलब होता है सावर टेस्ट। ठीक है, अब ये बात होता है कि कैसे पता चलेगा कि कोई सब्सटेंसेस एसिड है। तो ये ध्यान देंगे कि एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर सावर इन टेस्ट। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर सावर इन टेस्ट लाइक लेमन, ऑरेंज, टर्मिंड, मैंगो और भी बहुत सारा चीज। ठीक है, एक्सेट्रा, विच सजेस्ट दैट एसिड्स आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स में एसिड्स प्रेजेंट होता है। और यही कारण है कहीं ना कहीं जो है हम लोग आज भी और शुरू से ये कहा जाता है, पापा मम्मी लोग भी बोलते हैं कि आप लोग खाना खाने के बाद फ्रूट्स खाओ। हम लोग खाना खाने के बाद फ्रूट्स क्यों खाते हैं, आज आप लोग को पता चला होगा। क्योंकि फ्रूट्स में जो है एसिड होता है और ये एसिड जो होता है हम लोगों के खाने को डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, फ्रूट्स contain acids which helps in digestion of our food, of food we eat। जो खाना हम लोग खाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं फ्रूट्स एसिड कंटेन करने के कारण वो खाने को हम लोगों को पचाने में हेल्प करता है। तो इसको आगे लिखिए, इसको नोट करिए, फिर उसके आगे हम बताएं।
चलिए हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग एसिड्स का डेफिनेशन। तो एसिड का डेफिनेशन जो है वो दो तरीके से दिया गया है। एसिड्स का जो डेफिनेशन है वो दो तरीके का है। एक तो है एरेनियस थ्योरी। एरेनियस थ्योरी, तो एरेनियस जो साइंटिस्ट है वो सबसे पहली बार जो है एसिड्स का डेफिनेशन बताए थे। एरेनियस थ्योरी क्या बोलता है कि एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस, एसिड्स आर those chemical substances which when ionized in water, which when ionized in water gives out hydrogen ions, मतलब H+ आयंस को रिलीज करता है। तो एरेनियस थ्योरी के हिसाब से क्या है कि एरेनियस थ्योरी बता रहा है कि एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होता है जिसका यदि हम लोग आयोनाइजेशन करेंगे, which when ionized वर्ड मतलब अभी हम बताते हैं आपको, in water gives out hydrogen ions। अब देखो कि बात ये हो गया कि आयोनाइज्ड का मतलब क्या होता है। तो आयोनाइज्ड का मतलब होता है when water is added to any compound, it breaks up into, ब्रेक्स कह लो या स्प्लिट्स कह लो, ठीक है, ये ब्रेक्स कहो या स्प्लिट्स अप, टूट जाता है, स्प्लिट्स अप टूटना, ब्रेक या स्प्लिट मतलब टूटना, स्प्लिट्स और ब्रेक्स अप इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। स्पेलिंग मेरा देखो गंदा तो बहुत ज्यादा है मेरा राइटिंग, तो आप लोग गंदगी से बचिए। और कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कि NaCl में हम लोग क्या कर दिए, वाटर मिला दिए, तो क्या हो गया, ये ब्रेक कर गया Na+ और Cl- में। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन। जिस प्रोसेस से कोई कंपाउंड अपने आयंस में टूट गया, प्लस और माइनस में, ठीक है। तो एरेनियस ये क्या कह रहा है कि कोई भी एसिड मतलब ऐसा होता है, एसिड उसी सब्सटेंस को कहेंगे जिसपे वाटर मिला दिया, जैसे कि H2SO4 पे यदि वाटर मिला दिया जाए, मतलब इसका आयोनाइजेशन कर दिया जाए, ये आयोनाइज कर दिया जाए, तो क्या होगा, ये होगा H+ और SO4 2-। इसी तरह से यदि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें यदि हम लोग वाटर मिला देते हैं और इसका आयोनाइजेशन कर देंगे तो क्या बनकर आएगा, ये बनकर आएगा H+ और Cl-। इसी प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन। और एरेनियस की थ्योरी के हिसाब से क्या था कि कोई भी कंपाउंड के अंदर यदि वाटर मिला दिया जा रहा है, मतलब किसी भी एसिड के अंदर यदि वाटर मिला दिया जा रहा है और वो प्लस- आयंस में टूट जाता है, अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाता है, तो उस तरह के सब्सटेंसेस में क्या होगा कि हाइड्रोजन आयंस निकलेगा। देखो अब यहां पर जो ध्यान देने की चीज है कि यहां हाइड्रोजन आयंस निकला, मतलब ये एसिड है। यहां हाइड्रोजन आयंस नहीं निकला, मतलब ये एसिड है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि यदि हाइड्रोजन आयंस निकलेगा तभी ये एसिड है, ये एसिड नहीं है। यहां पर हाइड्रोजन आयंस निकला, ये एसिड है। तो किसी भी कंपाउंड्स का जब आयोनाइजेशन कर दिया जाएगा, वाटर मिला दिया जाएगा, और वो यदि प्लस- के मतलब हाइड्रोजन में टूट रहा है, मतलब उसमें से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, तभी उसको एसिड कहेंगे। ये तो बात हो गया एरेनियस थ्योरी का। अब आपको एक चीज हम बताते हैं कि मॉडर्न थ्योरी क्या कहता है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ एसिड और बेसिस क्या है। तो एसिड और बेस का दो थ्योरी था, एक तो एरेनियस थ्योरी था जो अभी आपको हम बताए हैं, और मॉडर्न थ्योरी क्या बताता है उसको भी हम बताते हैं। इसको नोट करिए जल्दी से सभी बच्चे। चलिए ये हो गया, सभी बच्चों का हो गया। अब उसके बाद आप देखो कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ एसिड्स, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एसिड्स। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ एसिड्स क्या बताया कि एसिड्स आर द प्रोटॉन डोनर्स। एसिड्स जो होगा वो क्या है, प्रोटॉन डोनर्स है, ठीक है। एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स एंड बेसेस आर प्रोटोन रिसेप्टर। तो इसको अभी आप नोट करिए, अभी आपको हम आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से क्या बताया गया कि एसिड्स आर प्रोटोन डोनर्स मतलब प्रोटोन क्या करेगा, लूज करेगा। एसिड्स क्या करेगा, वो प्रोटोन को लूज करेगा,
और बेसिस क्या करेगा, तो बेसिस जो है वो प्रोटॉन को क्या करता है, प्रोटॉन को गेन करता है, ठीक है, प्रोटॉन को गेन करेगा। तो ये जो था मॉडर्न थ्योरी है, इसके बारे में भी आगे अभी डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दो थ्योरी है एसिड और बेसिस का। दो थ्योरी में पहला थ्योरी आर्रेनियस का थ्योरी था, जिसको हम एसिड्स के बारे में आपको बताए हैं, और मॉडर्न थ्योरी ऑफ एसिड्स जो है वो है कि एसिड्स आर द प्रोटॉन डोनर्स एंड बेसेस आर द प्रोटॉन रिसेप्टर्स। तो इसको नोट कर लीजिए और उसके आगे देखिए, आप लोग जल्दी से नोट करिए। हो गया, चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। अब बात ये हो गया कि एसिड्स का क्लासिफिकेशन किया गया तो पता चला कि एसिड जो है वो कई तरीके का होता है, और उसका बेस, क्लासिफिकेशन का बेस भी कई तरीके का है, मतलब अलग अलग आधार पर एसिड और बेसिस को बांटा गया ना। तो हाँ, यहां पर हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो ये देखेंगे, इसका पहला बेस क्या था, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस मतलब ऑकरेंस। एसिड जो पाया जाता है नेचर में, उस आधार पर दो तरह का एसिड्स होता है। पहला होता है ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स, और दूसरा है आपका मिनरल एसिड्स। अब ये बात है कि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होता है और मिनरल एसिड्स क्या है। तो देखो, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है, तो दोज एसिड्स which are found in nature in the plants and animals, ठीक है, in the plants एंड एनिमल्स। जो एसिड नेचर में प्लांट्स एनिमल्स में पाया जाएगा उसी को कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिजम्स मतलब प्लांट एनिमल्स में जो एसिड पाया जा रहा है वो ऑर्गेनिक एसिड्स। अब इसके बाद ये होता है कि दोज एसिड्स which are found in nature नहीं होता, which are prepared in the laboratory by man, ठीक है, जो लेबोरेटरी में बाय यूजिंग केमिकल्स, ठीक है, बाय यूजिंग केमिकल्स, जो केमिकल्स को यूज करके लेबोरेटरी में एसिड बनाया जाता है, उस एसिड को कहेंगे हम लोग मिनरल एसिड्स। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल एसिड। और इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे मैन मेड एसिड्स। ये मैन मेड एसिड कह लो, या तो इसको हम लोग केमिकल से बनता है तो केमिकल एसिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, इतना नोट करिए आगे आप लोग। ये हो गया आप लोगों का। अच्छा, ये याद रखेंगे कि और ये मिनरल एसिड्स का और एक नाम है इनऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि यदि इसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे तो मिनरल एसिड को क्या कहेंगे, मिनरल एसिड को कहेंगे इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। अब इसके सोर्सेस के बारे में हम लोग देखो पढ़ते हैं। सोर्सेस इन सेंस का मतलब है कि जो ऑर्गेनिक एसिड है और मिनरल एसिड है, तो मिनरल एसिड्स का क्या क्या एग्जांपल होगा। मिनरल एसिड जिसको हम लोग नाम दिए थे इनऑर्गेनिक ना, मिनरल एसिड्स का क्या नाम पड़ा, मिनरल एसिड्स का नाम पड़ गया इनऑर्गेनिक एसिड। तो इन सब का एग्जाम्पल भी तो होगा, कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड कैसे क्या है। तो इसमें आप देख लो, जैसे H2SO4, HNO3, H3PO4, HCl और बहुत सारा और है, एथेनोइक एसिड CH3COOH। तो ये जैसे हो गया, इस एसिड का नाम पड़ गया सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। ठीक, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। ये हो गया। अब बात हो गया कि ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड। क्या नाम है, एथेनोइक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, जिसका दूसरा कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। ठीक है, इतना हो गया आप लोगों का। तो ये हो गया मिनरल एसिड। ठीक,
अब बात ये होता है कि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है जो प्लांट एनिमल्स में मिलता है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स में बहुत सारा एसिड्स होता है, जैसे क्या क्या है, कुछ एग्जांपल्स बता दिया जाए। जैसे एसिटिक एसिड इसमें किस में पाया जाता है, एसिटिक एसिड। अब यहां ध्यान देना कि एसिटिक एसिड जो है ना, ये दोनों है, ये मिनरल एसिड भी है और ऑर्गेनिक एसिड भी है, क्योंकि ये नेचर में अपने आप भी पाया जाता है, लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर्ड होता है। तो एसिटिक एसिड जो है वो कहां पाया जाता है, विनेगर में। सिरका, जो घर पे मम्मी लोग होते हैं ना, अचार बना के रखते हैं काला वाला, जिसमें अचार और अदरक और लहसुन सब डाला जाता है, उसी को कहते हैं सिरका, विनेगर, सिरका, ठीक है, विनेगर एसिटिक एसिड होता है उसमें। दूसरा लेमन में क्या होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड, लेमन में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, ठीक। और टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है, टर्मिड में, टार्टरिक एसिड पाया जाता है टर्मिड में। इमली, जो बहुत ही खट्टा होता है और गोलगप्पा का पानी बनाने के काम में आता है, टर्मिड, ठीक। अब इसी तरह से और एसिड्स में देखेंगे तो ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है आपको टोमेटो में, ठीक है, टोमेटो, ठीक। जैसे लग रहा है टोटो लिखे है ना, टोमेटो, ऑक्सैलिक एसिड होता है। और आपको यदि देखेंगे तो एंट में पाया जाता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड भी किसी चीजों में पाया जाता है। मेथनोइक एसिड जो होता है एंट स्ट्रिंग में होता है। देखो मेथनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH3COOH, नहीं, क्या होता है जल्दी से बताओ तो। मेथनोइक एसिड का फॉर्मूला याद है कि भूल गए हो? मेथनोइक एसिड का होता है, मेथनोइक एसिड एंट स्ट्रिंग में होता है, एंट स्ट्रिंग मतलब जब चींटी काट लेता है ना तो उसमें होता है, एंट स्ट्रिंग में होता है मेथनोइक एसिड। और कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ऑक्सैलिक एसिड हो गया, ये हो गया टर्मिड, सब ठीक है। तो लैक्टिक एसिड जैसे दिया है कर्ड में पाया जाता है लैक्टिक एसिड पाया जाता है कर्ड में। तो ये सारा एसिड्स जो है आपको ऑर्गेनिक एसिड्स है, जो कहीं ना कहीं प्लांट या एनिमल्स में या फ्रूट्स में पाया जा रहा है, ठीक। अब बात ये होता है मिनरल एसिड्स का, मतलब जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड होता है, जिसका एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, एथेनोइक एसिड। और एथेनोइक एसिड को हम जैसे बताएं कि ये दोनों होता है, मिनरल एसिड भी है ये, और ये ऑर्गेनिक एसिड है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लांट एनिमल भी पाया जाता है, ठीक है। और एक एसिड होता है H2SO7 का मतलब ओलियम होता है, ओलियम, ठीक है। ये एक अलग एसिड है, इसके बारे में भी बाद में बताया जाएगा। और एक एसिड होता है H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। तो ऐसे करके बहुत सारा एसिड है, इसको आप नोट कर लीजिए, ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल और मिनरल एसिड्स के एग्जांपल नोट करिए जल्दी। हो गया सभी बच्चों का। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, जैसे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स हम लोग देख रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज देखें, जिसमें ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड आया, जिसका इनऑर्गेनिक एसिड नाम है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ, सेकंड वाला क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। अभी आयोनाइजेशन क्या होता था हम आपको बताए हैं कि जिसमें किसी कंपाउंड के ऊपर जब वाटर को मिला देते हैं तो वाटर को मिलाने से वो प्लस माइनस के आयंस में टूट जाता है, मतलब अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाता है, और यदि हाइड्रोजन से निकल रहा है तो एसिड होगा, ठीक। और यदि मान लो दूसरा कोई एलिमेंट्स निकल रहा है, सोडियम क्लोराइड का जैसे एग्जांपल बताए थे, तो उसका मतलब वो एसिड है ही नहीं, ठीक है। चलिए आयोनाइजेशन में अब हम लोग देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द आयोनाइजेशन में तो एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। अब ये क्या है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मतलब क्या है, तो दोज एसिड विच गिव्स आउट लार्ज नंबर ऑफ NO मतलब नंबर, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, which gives out large number of hydrogen ions
when ionized in water, जब वाटर में आयोनाइज्ड करेंगे और ढेर सारा हाइड्रोजन आयंस निकलेगा तो उस तरह के एसिड को हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और मेनली क्या होता है, जनरली इनऑर्गेनिक एसिड्स आर मिनरल आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड जो देखो, जो मिनरल एसिड्स होता है ना, वो ज्यादातर मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स ही होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स ज्यादातर मिनरल एसिड ही होता है, ठीक। इसमें क्या लिखेंगे, तो दोज एसिड्स which gives out small number of hydrogen ions, when ionized, ठीक है, when ionized in water। इस तरह के एसिड्स को हम लोग वीक एसिड बोलते हैं। और जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। कोई ऐसा एसिड वीक एसिड जो एसिड्स वाटर में आयोनाइजेशन करने पे बहुत स्मॉल नंबर ऑफ बहुत कम हाइड्रोजन आयंस निकालेगा तो वो वीक एसिड होगा। इसका एग्जांपल आप लिख लो, जैसे एथेनोइक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है, ठीक है। एथेनोइक एसिड एक वीक एसिड है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है। ये सब वीक एसिड है। अभी आप पहचानना सीख जाओगे, अभी इसको नोट कर लो। इसके एग्जांपल में आप लिख लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जितने भी एसिड्स पाए जाते हैं आपको अगल बगल में आप जानते हैं, मतलब आप जितने भी एसिड्स के बारे में हम लोगों के बुक में लिखा रहता है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यदि प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसमें उंगली डालेंगे ना तो उंगली करेंगे तो उंगली गायब हो जाएगा, तो इसलिए एसिड में उंगली ना करें, नहीं तो पता चला आपकी उंगली को गायब कर देगा वो, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये सब सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो एसिड वाटर में आयोनाइजेशन करने पर ढेर सारा हाइड्रोजन आयंस निकालेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो एसिड वाटर में आयोनाइजेशन करने पे बहुत कम वाटर हाइड्रोजन आयंस निकालेगा वो वीक एसिड। वीक एसिड्स का एग्जांपल जनरली ऑर्गेनिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स में जनरली कौन सा होता है, मिनरल एसिड, ठीक है। जनरली इनऑर्गेनिक मतलब मिनरल एसिड, जनरली मिनरल एसिड, जो मिनरल एसिड्स है वो कैसा होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक। इतना आप नोट कर लीजिए। अभी बाकी अभी आगे डिस्कशन, अभी तो पहला ही वीडियो है, तो इस चैप्टर का कम से कम 8-10 वीडियो बनेगा, और ये आज स्टार्टिंग का वीडियो है, तो बेसिक्स बताया जा रहा है, इसको आप नोट करते चलिए और आगे भी बढ़ो। हो गया, चलिए सभी बच्चे नोट कर लिए हैं, चलिए वेरी गुड। अब आगे हम लोग देखा जाएगा थर्ड नंबर पे, ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ, पहला बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन, और तीसरा हम लोग देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन। अब बात है कि सबसे पहले कंसेंट्रेशन क्या होता है उसको आप समझ लो। देखो कंसेंट्रेशन का मतलब क्या होता है ये आप समझो, उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस, सॉल्यूशन को ऐसे आप समझो, सॉल्यूशन को समझो 6, 7, 8, 6, 7, 8 समझ लोगे, सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। अब 6, 7, 8 क्यों लिखे हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 1 2 3 4 5 6, देखो 6 अल्फाबेट्स यूज किए, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट्स। अब उसके बाद वाले में कितना अल्फाबेट यूज कर देंगे, 8, देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप ये देखो कि जो सॉल्यूट के बारे में आपको पता है ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन आएगा, जिसमें सॉल्यूट जो होगा थोड़ा लार्ज अमाउंट में होगा, लार्ज अमाउंट, जिसमें सॉल्यूट लार्ज अमाउंट में होगा उसी तरह के चीज को कहेंगे कंसेंट्रेटेड। अब जिसमें सॉल्यूट स्मॉल अमाउंट में होगा, सॉल्यूट स्मॉल अमाउंट,
स्मॉल अमाउंट या वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट हो या वेरी स्मॉल अमाउंट होगा, इस तरह के चीज को हम लोग क्या कहेंगे कि डाइल्यूट, दिलूटे नहीं, दिल लूटे, तो दिलूटे नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, डाइल्यूट। जिसमें भी सॉल्यूट बहुत स्मॉल अमाउंट या वेरी स्मॉल अमाउंट में होगा वो डाइल्यूट है, और जिसमें भी सॉल्यूट वेरी लार्ज अमाउंट में होगा उसको कहेंगे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड, उसको क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होगा हाउ मच सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट टू मेक सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन, ठीक, मतलब कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में मिलाया कि कितना सॉल्यूशन बना। यदि सॉल्यूट यदि बहुत ज्यादा है तो वो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, सॉल्यूट यदि कम है तो कंसंट्रेशन भी बहुत कम होगा, और जब कंसंट्रेशन बहुत कम होगा तो उसको कहेंगे डाइल्यूट। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब वेरी लेस कंसंट्रेशन, डाइल्यूट का मतलब होता है वेरी लेस कंसंट्रेशन। जैसे एग्जांपल में आप समझ लो कि 5 ग्राम मान लेते हैं मिल्क को तुम मिला दिए, 5 ग्राम मिल्क को तुम 5000 ग्राम वाटर के साथ मिला दिए, और यहां पर बन गया 5005 ग्राम सॉल्यूशन, दूध और पानी का सॉल्यूशन बन गया। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे ये बताओ। अब इसको नोट कर लिए हैं आप लोग, चलिए इसको नोट किए। अब इसके बताओ कि 5 ग्राम मिल्क में 5000 ग्राम वाटर मिला दिया, 5005 ग्राम जो है सॉल्यूशन बना, मतलब मिल्क सॉल्यूशन। तो ये तो जाहिर बात है कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें तो मिल्क बहुत ही कम है, वेरी लेस है, वेरी लेस, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका कंसंट्रेशन वेरी क्या है, वेरी लेस है। ठीक, तो सॉल्यूट ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सॉल्यूट, ये क्या कहलाएगा सॉल्वेंट, और ये क्या कहलाएगा सॉल्यूशन। ठीक, अब यदि मान लेते हैं 5 ग्राम मिल्क के जगह आप 500 ग्राम मिल्क को 5000 ग्राम वाटर में मिला दिए, और यहां पर जो बन गया 5500 ग्राम सॉल्यूशन, 5500 ग्राम क्या बना, सॉल्यूशन बना। तो ऐसे कंडीशन में देखेंगे तो कहीं ना कहीं वाटर के हिसाब से ये मिल्क ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक अमाउंट में आ गया है। तो ये जो सॉल्यूशन कहलाएगा, ये सॉल्यूशन का कहलाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट है वो थोड़ा सा लार्ज अमाउंट है, लार्ज अमाउंट मतलब इज्जत बचाने लायक अमाउंट है, कुछ है। 5000 के आगे 500 का कुछ वैल्यू होता है, अब 5000 के आगे 5 रुपए का कोई वैल्यू नहीं है, 5 ग्राम का कोई वैल्यू नहीं है। तो कंसंट्रेशन में इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है कि यदि सॉल्यूट ज्यादा है तो कंसंट्रेशन भी क्या होगा, कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा, और यदि सॉल्यूट कम है तो कंसंट्रेशन भी क्या होगा, कंसंट्रेशन भी कम होगा। तो सॉल्यूट पे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन, सॉल्यूट ज्यादा कंसंट्रेशन ज्यादा, सॉल्यूट कम कंसंट्रेशन कम। तो इसको आप समझ गए। तो देखो इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी टॉपिक को थोड़ा समझाने के लिए ना डिटेल्ड में घुसना पड़ता है, कंसंट्रेशन हमको खाली इतना बताने में समय बीता। चलिए बहुत अच्छा, लेकिन आप समझ गए, अच्छी बात है। बच्चों को देखो भले ही चाहे जितना भी टाइम लग जाए वो टाइम आप ले लो। यदि आप आज किसी को बहुत ज्यादा कोई भी चीज में बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो ना पढ़ने में, तो ये समझ लेना कि जब आप बड़े होगे ना तो आपका टाइम लेने के लिए बहुत सारे लोग अपना टाइम बहुत सारा वेस्ट करेंगे। मतलब आज आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो आपसे टाइम लेने के लिए, आपसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए वो बहुत अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं। तो आप सक्सेसफुल हो गए तो आपके टाइम का वैल्यू है। चलिए ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन के बेसिस पे देखेंगे तो डाइल्यूट एसिड होता है, जिसको दिलूटे एसिड नहीं कहेंगे, डाइल्यूट एसिड। ठीक, और एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड्स। अब कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड तो आप समझ ही गए होंगे। तो डाइल्यूट एसिड क्या है, दोज एसिड्स विच हैव very small amount of solutes, ठीक है, solutes are called as
डाइल्यूट एसिड्स। जो एसिड के अंदर बहुत कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा उसको कहेंगे डाइल्यूट। तो सॉल्यूट कौन होगा? सॉल्यूट तो एसिड ही ना होगा। जैसे कि 5 ग्राम एसिड और प्लस 5000 ग्राम वाटर। तो यहां पर जो सॉल्यूशन बनेगा, ये जो सॉल्यूशन बनेगा, ये सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। एसिडिक क्यों होगा? क्योंकि एसिड मिला दिए हैं, तो एसिड मिला दिए हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन ही ना होगा। एसिड मिलाए हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अब इस एसिडिक सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? डाइल्यूट एसिड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जो एसिड है वो वेरी लेस है, वेरी लेस। इस तरह के सॉल्यूशन को कहेंगे डाइल्यूट एसिड। और दोज acids which have large amount of solute मतलब क्या मिलाएंगे? एसिड ही मिलाना है। लार्ज अमाउंट ऑफ solute, ठीक है, मतलब एसिड्स are called as concentrated acid, ठीक है, concentrated acids। अच्छा, इसमें जैसे कि मान लो वही बताया था 500 ग्राम मान लो एसिड मिला दे रहा है, 500 ग्राम एसिड और प्लस 5000 ग्राम वाटर। तो 5000 ग्राम वाटर में 500 ग्राम एसिड मिला दिए तो 5500 ग्राम जो बनेगा ये क्या बनेगा? यहां से सॉल्यूशन बनेगा। और ये सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? कंसेंट्रेटेड। क्यों कहेंगे? इसमें ये जो एसिड है ये थोड़ा लार्ज अमाउंट है, तो इसका मतलब इसमें इस सॉल्यूशन को कहेंगे कंसेंट्रेटेड एसिड। अच्छा, एक चीज इसमें और आपको समझना है, ये समझ लो कि जो डाइल्यूट एसिड होता है ना, जो डाइल्यूट एसिड है ये रिलीजेस वेरी स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। रिलीजेस स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये बहुत कम हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है व्हेन आयोनाइज्ड। मतलब जब पानी में इसको मिला देंगे तो ये बहुत कम हाइड्रोजन आयंस निकलता है, क्योंकि यहाँ पर एसिड का मात्रा ही बहुत कम है, एसिड का क्वांटिटी ही बहुत कम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है डाइल्यूट एसिड जो है एक वीक एसिड कहलाता है, ठीक। अब इसमें क्या है कि ये क्या करता है? कंसंट्रेटेड एसिड रिलीजेस large number of hydrogen ions, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस व्हेन आयोनाइज्ड। मतलब जब इसको पानी में मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं ये लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो ढेर सारा एसिड था, ढेर सारा अमाउंट ऑफ एसिड है। तो कंसंट्रेटेड एसिड जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स में हम लोग जो है वो तीसरे टाइप का देख रहे थे, ये दूसरा नहीं था, ये तीसरा था। पहला क्या देखे थे? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, जिसको ऑकरेंस कहते थे, और उसके आधार पे था। फिर सेकंड वाला था ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन, और फिर थर्ड नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन। तो इसको सभी बच्चे नोट कर लेंगे और उसके आगे देखेंगे हम लोग। हो गया, ये सभी बच्चों का हो गया है, सभी बच्चे इसको नोट कर लिए हैं। चलिए, बहुत अच्छा। अब इसके बाद एक चीज आप समझो, एक चीज आपको और समझना है कि एसिड्स जो है, अभी हम क्या, अब जैसे देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के पहले आप एक चीज ये समझ लो कि कैसे पहचानेंगे। बहुत सारे बच्चे जो है ना इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि सर पहचानेंगे कैसे कि कौन सा एसिड है, क्या है ना। बेस तुमको एक शॉर्ट चीज हम समझाते हैं। देखो, जिसके लास्ट में, आप ये समझो, जिसके लास्ट में SO4 SO3 PO4 PO3 ClBrIF, ठीक है, और CO3 NO3, ये सब होगा तो ये सब एसिड है। अब लास्ट में इसका मतलब क्या? लास्ट का मतलब क्या? इसके फर्स्ट में क्या होगा? इसके फर्स्ट में होगा हाइड्रोजन। फर्स्ट में
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होगा, फर्स्ट में हाइड्रोजन और लास्ट में ये सब रहेगा, तो आप समझ जाना कि ये सब एसिड है। जैसे देखो H2SO4, H2SO3, H3PO4, H3PO3, HCl, HBr, HF, HI, H2CO3, HNO3, ये सब क्या है? एसिड है। ये सारा जो चीज हम लिख रहे हैं ये सब एसिड है, सब, ये सब एसिड है, सब। और भी होता है इसके अलावा, और ये भी है COOH, यदि लास्ट में आ गया H के साथ, यदि मान लो COOH आ गया, COOH आ गया, तब भी ये भी एसिड होगा। तो ये सारा चीज, जैसे कि इसमें भी मान लो ऐसे करके लिख के दिखा देते हैं, देखो CH3COOH आ गया ना लास्ट में COOH, तो ये भी एसिड ही है, ठीक। तो आप ये याद रखना कि जिसके लास्ट में SO4, SO3, PO4, PO3, Cl, Br, IF, CO3, NO3, COOH आ गया, और आगे क्या होगा? आगे हाइड्रोजन, देखो इसमें भी आगे हाइड्रोजन ही है, आगे यदि हाइड्रोजन आ गया और इन सब लास्ट में आ गया तो इसका मतलब एसिड है। चलो दूसरा चीज देखो कि बेस कैसे पहचानते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहता है कि सर बेस कैसे पहचानेंगे। जिसके लास्ट में क्या आएगा? OH आ गया, लास्ट में OH आ गया, और फर्स्ट में क्या होगा? फर्स्ट में मेटल होगा। यदि फर्स्ट में मेटल है और लास्ट में OH आ गया तो ये बेस, फर्स्ट में मेटल, लास्ट में OH आ गया, बेस। अब इसकी में देखो क्या चीज होता है। मेटल का मतलब जैसे NaOH, KOH और CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, लिथियम LiOH, एल्युमिनियम AlOH का होल थ्राइस, ये सब क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। जिसके फर्स्ट में मेटल आ गया और लास्ट में OH आ गया, जिसके फर्स्ट में मेटल आ गया और लास्ट में OH आ गया, वो बेस, वो सब बेस है, वो सब बेस, ये समझ लेना। जिसके फर्स्ट में हाइड्रोजन आ गया और लास्ट में ये सब आ जाएगा, वो सब एसिड। बस ये एक सबसे आसान तरीका है जिससे पहचाना जा सकता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे आप, और इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, इसको नोट करिए आप। ये हो गया सभी बच्चों का? हो गया सभी बच्चों का? चलिए बहुत अच्छा। तो इस तरह से आप एसिड और बेस को पहचान लीजिए। और इसके बाद अब जो है आज का ये टॉपिक नंबर था, टॉपिक नंबर 1। अब हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 2, और टॉपिक नंबर 2 में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, कि एसिड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, उसके पहले आपको हम बेस बता देते हैं। चलिए बेस भी इसी टॉपिक में हम लोग समझ लेते हैं कि बेस क्या है। चलो अभी टॉपिक 1 को कंटिन्यू किया जाए और बेस के बारे में पढ़ लेते हैं, तब जाकर एसिड और बेस को केमिकल प्रॉपर्टीज एक साथ पढ़ लिया जाएगा। तो ठीक है, स्टार्ट किया जाए। चलिए अब हम लोग बेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं कि बेस क्या है। बेस, तो देखो बेसिस आर द केमिकल कंपाउंड्स, बेसिस आर द केमिकल कंपाउंड्स which when ionized, अभी कुछ बच्चे हो सकता है सोच रहे होंगे कि सर एसिड बेस में आप लिटमस पेपर नहीं बताएं। बिल्कुल आगे बताएंगे, अभी आपको पता चलेगा रेड लिटमस ब्लू, ब्लू लिटमस रेड, वो सब आगे अभी बताएंगे। Bases are the chemical compounds which when ionized in water, it gives out hydroxide ions, तो बेसिस क्या है कि बेसिस कोई भी एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर हम लोग यदि वाटर मिला दें, जिसमें हम लोग वाटर मिला दें, वाटर का मतलब मिलाने का मतलब इसका यदि आयोनाइजेशन कर दें तो यहां पर क्या बनेगा? मेटल बनेगा प्लस OH माइनस आयंस बनेगा। OH माइनस, यहां ध्यान देना, ये ध्यान देंगे कि एसिड का जब हम लोग कर रहे थे तो H प्लस आयंस बन रहा था, और बेस का जब आयोनाइजेशन कर रहे हैं तो OH माइनस आयंस बनता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। मेटल प्लस OH माइनस आयंस। अब ये बात होता है, ये तो आप समझ गए। जैसे कि मान लो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें आप वाटर मिला दिए, मतलब इसका आप आयोनाइजेशन कर दिए, तो ये बन गया Na प्लस और प्लस OH माइनस।
अब इसी तरह से यदि ये हो गया कि CaOH का होल ट्वाइस है, इसमें हम लोग वाटर मिला दिए और इसका आयोनाइजेशन यदि कर दिए, हम लोग इसका आयोनाइज कर दिया, आयोनाइजेशन मतलब आयोनाइज कर दिए, तो ये बनेगा Ca2+ और OH माइनस। ठीक, अब ये 2+ और यहाँ 1+ कैसे बन रहा है, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। 11 281, तो लास्ट में 1 है। यहाँ देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, तो 2882, ये लास्ट में 2। अब यहाँ पर ये बात होता है कि जिसके लास्ट में 1 आ गया, जिसके भी लास्ट में 1 आ गया, ये किस तरह का बेस है, ये जो बेस है इस बेस को कहेंगे हम लोग एल्कली, और जिसके लास्ट में 2 आ गया 2, तो इस बेस को हम लोग कहेंगे एल्कलाइन। इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको, तो इसको नोट कर लेंगे। जिसके लास्ट में 1 आएगा एल्कली बेस और जिसके लास्ट में 2 आएगा एल्कलाइन बेस। अब बात होता है कि यहां पर देखो 1 आया ना, तो ये एल्कली है, मतलब ये नहीं, मतलब ये वाला बेस तो ये है ना, ये किस तरह का बेस है, ये एल्कली बेस कहलाएगा। और ये जो है 2 है, तो इसका मतलब देखो यहाँ 2 लटका है, तो ये 2 कैल्शियम का है, तो ये किस तरह का बेस कहलाएगा, एल्कलाइन बेस। इसको नोट करिए, फिर आगे हम बताएं। इसको जल्दी से सभी बच्चे नोट कर देंगे। हो गया है, समझिए हम क्या बोले, एसिड्स ऐसा केमिकल सब्सटेंसेस होता है जब जिसका आयोनाइजेशन करने पे, तो आयोनाइजेशन करने पे क्या करता है, वो प्लस में और माइनस में टूटता है। प्लस में मेटल आएगा और वो माइनस में क्या आएगा, OH आएगा। ठीक है, और एसिड्स क्या होता था, H+ निकालता था। ठीक है, इसको नोट कर लिया आप। चलिए अब इसके बाद अब देखते हैं कि बेसिस में, तो बेसिस में जल्दी देखेंगे तो एक होता है एल्कली बेस। एल्कली बेस क्या होगा, पहला है एल्कली बेस। अब एल्कली बेस का मतलब क्या होता है, ऐसा मेटल जिसका वैलेंसी 1 होगा, मेटल विथ वैलेंसी 1, मेटल विद वैलेंसी 1। जैसे देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 281, तो 1 है इसके लास्ट में, तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ये किस तरह का बेस है, तो ये कहलाएगा एल्कली बेस। एल्कली बेस। अब एल्कली बेस से क्या मतलब कहना चाह रहा है, तो एल्कली बेस का मतलब ये है कि ये एल्कली बेस जो है वो वाटर सॉल्युबल होगा, वाटर सॉल्युबल, जिसके लास्ट में सॉल्यूबल, सॉल्यूबल भी सॉल्यूबल। ठीक है, सॉल्यूबल। ठीक है, ये पानी में घुल जाएगा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाएंगे तो घुल जाएगा। लेकिन यदि मान लेते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दिया यहां पर 2, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 2282। अब बात आ गया इसके लास्ट में 2 है, तो ये जो है किस तरह का बेस बनाएगा, तो ये बनाएगा एल्कलाइन बेस। एल्कलाइन बेस, और एल्कलाइन बेस जो होगा ये होगा इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल। मतलब जैसे कोई केमिकल रिएक्शन तुम कर रहे हो और केमिकल रिएक्शन करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया, आपसे पूछा कि ये बताओ कि ये पानी में घुलेगा कि नहीं, तो ये पानी में नहीं घुलेगा, इसके आगे नीचे लगा देंगे, नीचे एरो का मतलब प्रेसिपिटेट, मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर। और ये कैसा बनेगा, तो ये जो होगा सॉल्युबल होगा। इसके सामने हम लोग इस तरह का एरो नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो पानी में घुल जाएगा, और ये इसके सामने क्यों लगाएंगे, ये पानी में नहीं घुल रहा, प्रेसिपिटेट बनाएगा ये। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। और एल्कलाइन बेस को पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है, देखो आयन लिखा, आयन, देखो ध्यान देना, एल्कलाइन आयन मतलब इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल, ये अपना नाम खुद ही बता देता है कि आई एम इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो एल्कली और एल्कलाइन बेस होता है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे अब सोच रहे होंगे कि सर लास्ट में 3 होगा तो क्या करेंगे, तो 3 भी बता देते हैं, AlOH का होल थ्राइस। अब बात हो गया एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो 283 हो गया। तो 3 का मतलब जिसके लास्ट में 3 होगा ना, वो जनरली क्या हम बोल रहे हैं, ध्यान देना, जनरली मतलब ज्यादातर जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, ज्यादातर एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। मतलब क्या है कि जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है shows both acidic and basic behavior, एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर, ये एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है। और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होता है, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स होता है। और दूसरी चीज कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है ये भी इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, इनसॉल्युबल इन
वाटर, ये ध्यान देंगे आप, इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। तो एग्जाम में आपसे देखो एल्कली और एल्कलाइंस का पूछता है, ये नहीं पूछता है, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछता है, लेकिन ये कभी नहीं आपसे पूछेगा कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुलेगा या नहीं घुलेगा। बाई चांस यदि आपसे पूछ लिया तो ये याद रखना, जिसके लास्ट में 3 होगा वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, एम्फोटेरिक हाइड्रो ऑक्साइड। ये एम्फोटेरिक हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो सॉल्युबल इन वाटर होता है, ये भी क्या करता है, प्रेसिपिटेट ही बनाता है, प्रेसिपिटेट। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है, आप लोग को एल्कली और एल्कलाइंस के बारे में ही डिस्कशन है, ठीक है। तो जिसके लास्ट में 1 एल्कली, जिसके लास्ट में 2 एल्कलाइन, जिसके लास्ट में 3 होगा, समझ जाना एम्फोटेरिक हाइड्रो ऑक्साइड, ये इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इसको आप समझ लीजिए। अब बात ये होता है कि बेसिस का यदि क्लासिफिकेशन करेंगे तो बेसिस का क्लासिफिकेशन हो गया, एक तो हो गया सॉल्युबिलिटी पे, सॉल्युबिलिटी के आधार पे देखेंगे तो एल्कली बेस और एल्कलाइन बेस और एम्फोटेरिक बेस, और कौन सा था, एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक बेस, ठीक है, एम्फोटेरिक बेस। ये 3 तरीके का बेस को समझ गए हम लोग सॉल्युबिलिटी के आधार पे। अब बात ये होता है कि बेसिस को देखेंगे तो हम लोग उसके स्ट्रेंथ पे, बेसिस का क्लासिफिकेशन उसके स्ट्रेंथ पे करेंगे। ये किस बेस पे किए, सॉल्युबिलिटी के आधार पे। चलो इतना नोट कर लो आगे। चलिए इतना नोट कर लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं बेसिस को स्ट्रेंथ के आधार पे, ठीक है। बेसिस ऑन द बेसिस मतलब किसके आधार पे देखेंगे बेसिस को, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ मतलब कंसंट्रेशन पावर के आधार पे। कंसंट्रेशन पावर का मतलब कितना ज्यादा हाइड्रोजन आयंस है, ठीक है, हाउ मच हाइड्रोजन आयंस, मतलब हाउ मच हाइड्रोजन नहीं, हाउ मच हाइड्रो ऑक्साइड आयंस, ठीक है, हाउ मच हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। तो इसके आधार पे यदि देखेंगे तो एक होगा स्ट्रॉन्ग बेस और एक होगा वीक बेस। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, दोज बेसेस which gives out large number of hydroxide ions, on ionization are called as strong base, ठीक। अब ये बात हो गया कि those bases which gives out strong number of hydroxide ions, small number of hydroxide ions when ionized in water are called as when ionized, सिर्फ आयोनाइज लिखो, वाटर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। when ionized are called as weak base। तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस का डेफिनेशन हो गया। अब बात ये होता है कि स्ट्रॉन्ग बेस और एमोनियम, जैसे कि मान लो एमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, तो ये एमोनियम जो हाइड्रोक्साइड है ये किस तरह का बेस होगा, तो ये वीक बेस है। क्यों, अब ये आपको देखो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। कैसे, एमोनियम क्या है, एमोनियम तो मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना है एमोनियम। तो ये एमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक होगा क्योंकि ये खुद ही जो है वो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड रहेगा तो वो तो वीक होगा ही होगा। अब इसमें जैसे हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बाकी मान लो बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब जो है ये सब आपको स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और ये बात हो गया अब बेसिस का, ठीक है, बेसिस के बारे में आप लोग समझ गए। तो स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस के बारे में इसमें मान लो और एक को और आपको बता देते हैं इसका एग्जांपल, जिंक हाइड्रोक्साइड।
जिंक हाइड्रोक्साइड जो है वो भी एक वीक बेस है जिसको ZnOH कहते हैं, और ZnOH, ठीक है, ZnOH ये भी एक वीक हाइड्रोक्साइड है। दूसरा और एक एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक ही होगा, समझ गए? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो एसिडिक ऑक्साइड, जिसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोले थे। देखो यहां देखो, ये क्या बोले थे? एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। तो क्योंकि सोर्स बहुत एसिडिक बिहेवियर, बेसिक बिहेवियर, अब एसिडिक और बेसिक मतलब कि एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड जो है एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो कर रहा था ना। तो जब एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करेगा तो स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? वो एक जैसा तो प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर रहा, तो स्ट्रॉन्ग होगा ही नहीं। तो इसीलिए आपको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी मतलब AHOL का होल थ्राइस, ठीक है, छोटा कर देते हैं थोड़ा, प्रीव्यू में समझ में आया। चलो हाँ, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होगा? वो वीक हाइड्रोक्साइड कहलाएगा, समझ गया? वीक हाइड्रोक्साइड कहलाएगा, ठीक, वीक हाइड्रोक्साइड कहलाएगा, ये समझ गए आप? अच्छा, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपको कहलाएगा स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, और ये सब कहलाएगा आपको वीक बेस, समझ गए? अब देखो, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत हो। आप इसका कुछ नाम जो हम लिखे हैं वो लिख लो, क्योंकि एग्जाम में यही सबसे पूछता है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और या तो इसका डेफिनेशन पूछेगा। और बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत हो कि कौन सा वीक, क्या स्ट्रॉन्ग, कैसे, कुछ नहीं। सीधा सीधा जो नाम हम लिखे ना एग्जाम में, इससे बाहर का नाम ही नहीं आता है, और दूसरी चीज डायरेक्ट डेफिनेशन ही है, ठीक है? समझना है तो तुम आप ऐसे भी समझो। देखो, हम और भी डिटेल में समझा सकते हैं, जैसे कि जिसका मेटल में वैलेंसी आप पता है, मेटल में वैलेंसी यदि 1, 2, 3 है तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, समझ लो। आप पहले ऐसे समझ लो, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस 2 वाला जो होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक, और ये वाला मीडियम स्ट्रॉन्ग होगा, मीडियम स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है कि यदि आपको मान लो दे दे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, समझ गए? तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये होगा, सबसे ज्यादा सोडियम, फिर उससे कम कैल्शियम, और फिर उसके नीचे वाला एल्युमिनियम होगा। समझिए? अब कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा, समझ गए? सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिसके लास्ट में मतलब इसका सोडियम का वैलेंसी क्या होता था? एटॉमिक नंबर 11, तो 281 1 आया। अब इसके बाद कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, 282 आया, 2882 आया, तो 2, फिर उसके बाद वाला क्या आएगा? एल्युमिनियम, तो 13, तो 283 आया, तो ये 3 वाला। तो 1 इज स्ट्रॉन्गर देन 2 और 2 इज स्ट्रॉन्गर देन 3। ये समझ लो। अच्छा, इसमें भी और यदि किसी को कंफ्यूजन हो रहा तो फिर देखो, यदि आप लोग को लग रहा है कि थोड़ा सा डाउट है तो पूरा क्लियर कर लो ना। डाउट को देखो क्लियर करने के लिए थोड़ा सा समय तो आपको देना ही पड़ेगा। हम इसीलिए बहुत सारे वीडियोस में आपको बार बार बताते हैं कि भाई आप शॉर्टकट और वन शॉट वाले वीडियो से जरूर बचो। वन शॉट वाला वीडियो जो है ना, आपको खाली वन शॉट ही पढ़ा सकता है। डिटेल्ड में अब देखो, आपसे यदि कोई पूछेगा ना तो आप बता दोगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा वीक बेस है। अच्छा, मान लो इसमें यदि आपसे कह दिया लिथियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बताइए, तब क्या करोगे? तब तो कंफ्यूजन होगा ना। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड यदि देखेंगे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 2 और 1 होगा। क्या होगा? 2 और 1, ठीक। सोडियम का होगा 2, 8 और 1, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 2, 8 और 1। अब बात ये हो गया 2, 1 और यहाँ 2, 8, 1। तो ये बताओ ज्यादा न्यूक्लियस से नजदीक कौन है? न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक तो ये है ना। तो मतलब लिथियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। समझ गए? अब समझ गए जैसे क्या हम बताएं? क्लियर है? सोडियम लिथियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, ठीक। अब आपको यदि मान लो जैसे फिर देखो अब और देखो, अब जब देखना है तो अच्छे से देखो। लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड का लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो 2 और 1, ठीक। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 2, 8 और 1। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, 2, 8, 8, 1। तो इसका मतलब है यहाँ 1, 2, 1, ये 2, 8, 1, और यहाँ पर पोटेशियम 2, 8, 8, 1। अब यहाँ देखो, सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ यहाँ। अब आप बताओ कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियस से नजदीक कौन है? आप खुद समझ लोगे। बताओ, ये है तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट, उससे कम ये, उससे कम ये, सबसे कम ये। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब बेस आया इन तीनों में।
अब आपको यदि मान लो कह दे, इसमें कह दे कि लिथियम हाइड्रोक्साइड है और आपको पूछ लिया कि मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो लिथियम का मतलब होता है एटॉमिक नंबर 3, तो 2 और 1, और यहां पर हो गया कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो 2882, तो यहाँ 2 और यहाँ पर 1, तो आपको ऐसे ही समझ में आ गया कि लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। तो समझ गए आप लोग। तो थोड़ा सा समय दो, आपको समय थोड़ा सा दो, आपको सारा चैप्टर सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो हमारे वीडियोस में थोड़ा यही है कि हम टाइम लेते हैं, लेकिन यदि आज आप हमको टाइम दे रहे हैं ना, तो आपको सब लोग फिर टाइम देंगे। आज अपना टाइम दे रहे हो तो न्यूटन का लॉ के हिसाब से सब लोग तुमको फिर एक दिन टाइम देंगे, समझ गए। तो ये चीजें आप क्लियर रखिएगा, कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझिए ताकि कोई भी डाउट नहीं हो। हम पढ़ाते समय हमेशा यही कोशिश करते हैं कि बच्चों का कॉन्सेप्ट A to Z क्लियर हो जाए, लेकिन बच्चे थोड़ा सा आजकल क्या हो गया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, कोचिंग्स में, स्कूल्स में शॉर्टकट वीडियो थोड़ा ज्यादा समझते हैं और शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये समझ लो, वो समझ लो और लर्न कर लो। लर्न बिल्कुल मत करो, सिर्फ समझो। आज आप यदि 10 क्लास में है, क्लास 2, 3 का चीज आपको नहीं याद होगा। बाबा ब्लैक शिप वाला पोएम आप हो सकता है भूल गए होंगे, हम्टी डम्टी पोएम आप भूल गए होंगे, लेकिन आप ABCD नहीं भूले होंगे, क्योंकि वो चीजों को आप डेली रेगुलर यूज में कर रहे हो। तो दो चीज आपको कहना चाहेंगे, रेगुलर यूज में रहो, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस में रहो, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता रहे, और चीजों को लर्न करने के बजाय उसको याद, लर्न मतलब याद होता है, ठीक है। तो एक लर्न मतलब होता है चीजों को समझ के लर्न करना, समझ के पढ़ना, समझ के याद करो। तो आप इस तरह से देखो, अभी देखो आप सब चीज का आपको क्लियर हो गया। अब आपको कोई भी देगा ना, चलो हम ही आपको एक क्वेश्चन देके दिखाते हैं, आप भी खुद बता दोगे आप। मान लो आपसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूछ लिया, CaOH का होल ट्वाइस, और आपसे कह देता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बताओ कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, बताओ तो, खुद बता दोगे तुम। देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 282, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 ना, तो 20 का मतलब 2882, तो बताओ तो कौन होगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ये होगा ना। क्यों होगा आप बताओ, अब समझ गए। न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक है, ये थोड़ा दूर है। देखो 3 और यहां 4, और यहां पर क्या हो गया, ये यहां है और ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इसका, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चौथे पे है, 1 2 3 4, और यहाँ पर तीसरे पे है, तो 1 2 3 यहाँ 2, तो ये ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक। तो वेरी गुड, आप लोग समझ गए हैं। और हमारी चीज को याद रखिए कि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, लर्निंग के साथ पढ़िए। भले ही आज आपका टाइम लग रहा है, लेकिन आपका टाइम एक दिन आएगा, टाइम आना ही आना है। देखो शेर का जानते हो टाइम जरूर आता है, कुत्तों का टाइम नहीं आता है। शेर का तो टाइम हमेशा होता है यार। देखो जैसे कहते हैं ना कि डॉग हैज ओनली 1 डे बट द लायन हैज एवरी डे। शेर का हर दिन होता है और कुत्ते का सिर्फ एक दिन आता है। तो आपको क्या बनना है आप समझ लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए, और अगला वीडियो आपको बहुत जल्दी ही मिलने वाला है।